जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो में करेंगे आज हम लोग एक्सरसाइज बच्चों। तो चलिए अपनी एक्सरसाइज टाइम को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 2 NCERT एक्सरसाइज। पहला क्वेश्चन है बच्चों, फिल इन द ब्लैंक्स। ध्यान दीजिए, पहला क्वेश्चन क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स मतलब रिक्त स्थानों को भरना है, खाली जगह को भरना है। फिल मतलब भरना, किसको? ब्लैंक्स को। तो पहला है ए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन बी सीन only with the help of a with the help of blank। क्या है बच्चों? with the help of blank, फुल स्टॉप। तो बच्चों पहला क्वेश्चन है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कैन बी सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ ब्लैंक। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किन की मदद से देख पाते हैं? केवल माइक्रोस्कोप की मदद से। तो पहला आंसर होगा माइक्रोस्कोप, SCOPE, माइक्रोस्कोप। चलिए बी में आते हैं हम लोग। ब्लू ग्रीन एल्गी फिक्स ब्लैंक। फिक्स यहाँ है ब्लैंक, ब्लैंक मतलब खाली जगह। फिक्स ब्लैंक डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहैंस फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। क्लियर है बच्चों? ऑफ द सॉइल, तो दूसरा क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमें कि जो ब्लू ग्रीन एल्गी है, क्या है? एक बैक्टीरिया है ब्लू ग्रीन एल्गी, जो हम एयर में प्रेजेंट होते हैं, एयर में यानी कि हवा में प्रेजेंट है ब्लू ग्रीन एल्गी। फिक्स मतलब कन्वर्ट करते हैं किसको? ब्लैंक डायरेक्टली फ्रॉम एयर टू इनहैंस, HENCE, इनहैंस मतलब बढ़ाना, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। मतलब ब्लू ग्रीन एल्गी ऐसा क्या फिक्स करते हैं? एयर से डायरेक्टली फिक्स करते हैं ताकि सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने के लिए। तो ये आंसर होगा बच्चों इसका नाइट्रोजन, NITROGEN, नाइट्रोजन। क्लियर है? अब देखिए, जब भी हम बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स करेंगे तो हम इस प्रकार से नहीं करेंगे, हम ये बिल्कुल नहीं करेंगे। हम सिर्फ अंडरलाइन करेंगे उन्हीं वर्ड को जिन्हें हमें क्या करना है, वहाँ पर राइट डाउन करना है। तो देखिए, जैसे कि मैंने यहाँ अंडरलाइन किया है, इन सब को मैं नहीं करूँगा यहाँ पर। देखिए, तो हमें क्या करना है? सिर्फ वहीं पर अंडरलाइन करनी है जहाँ पर ब्लैंक्स हो, खाली जगह हो। ठीक है, सब जगह नहीं करनी है। चलिए, तो सिर्फ यहाँ करना है ताकि ये लोकेट हो कि ये आंसर है नाइट्रोजन। क्लियर है यहाँ तक बच्चों? पहला का माइक्रोस्कोप, दूसरा नाइट्रोजन। चलिए सी में आते हैं हम लोग।
सी में बच्चों अल्कोहल, ए से अल्कोहल इज प्रोड्यूस्ड with the help of blank, फुल स्टॉप। तो बोला गया है सी में कि अल्कोहल प्रोड्यूस्ड होते हैं विद द हेल्प ऑफ, किन की मदद से, तो ईस्ट, फर्मेंटेशन बच्चों, ईस्ट का यूज करते थे हम लोग, YEAST, ईस्ट, क्लियर है, YEAST, ईस्ट, जो कि एक फंगस है, काइंड ऑफ फंगस। चलिए डी में कोलेरा, CHOLERA, कोलेरा इज caused by, CAUSED, ब्लैंक, फुल स्टॉप। तो कोलेरा क्या है, एक डिजीज है, नेम ऑफ डिजीज, बीमारी का नाम है बच्चों, जो कि इनकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से, BACTERIA, बैक्टीरिया, क्लियर है। तो बैक्टीरिया है कोलेरा डिजीज देती है। चलिए, तो सी का ईस्ट, डी का बैक्टीरिया, यहां तक क्लियर है बच्चों। तो फिल इन द ब्लैंक्स हम लोगों की कंप्लीट हो गई। अब आते हैं हम लोग टिक द करेक्ट आंसर, सेकंड नंबर। सेकंड है बच्चों टिक, TICK, टिक द करेक्ट आंसर, टिक द करेक्ट आंसर। तो हमें क्या करना है, टिक करना है करेक्ट, सही आंसर को। सही आंसर मतलब यहाँ 4 ऑप्शन है, क्वेश्चन में से उन चारों में कोई एक को टिक करना है, सही करना है। तो हम सबसे पहले लेते हैं ए। हमने बोला बच्चों ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ पहला ए शुगर, दूसरा में बच्चों अल्कोहल, तीसरा हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा ऑक्सीजन। अब यहाँ 4 ऑप्शन है, हमें क्वेश्चन क्या दिया है कि ईस्ट इज यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ, किस चीज का, ईस्ट का हम लोग किसके प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल। तो यहाँ देखिए अल्कोहल कहाँ पर है, यहाँ पर है अल्कोहल, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा, तो हमने टिक कर दिया। तो शुगर नहीं होगा बच्चों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नहीं होंगे, क्लियर है, जिसको हम लोग कभी कभी HCl बोलते हैं, H से हाइड्रो, C से HC, C से क्लोरिक, A से एसिड, तो ये एसिड होते हैं। ऑक्सीजन नहीं होंगे, तो आंसर क्या होगा, अल्कोहल होगा, क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम लोग, ए हो गया, हम लाते हैं बी पे। चलिए बी है हमारा बच्चों, ध्यान दीजिए, द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक, अब यहाँ कुछ दिए हैं 4 ऑप्शन में, पहला है सोडियम बाइकार्बोनेट,
दूसरा है स्ट्रेप्टोमाइसिन, तीसरा है बच्चों अल्कोहल, पांचवा है ईस्ट, चौथा है ईस्ट। तीसरा है अल्कोहल, चौथा है ईस्ट। तो देखिए कहा गया है क्वेश्चन में कि द फॉलोइंग, यानी कि इन सबों में इज एन एंटीबायोटिक, एक एंटीबायोटिक है, एक मेडिसिन जो कि किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को, डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या करते हैं, रोक देते हैं, मारते हैं, तो वो मेडिसिन एंटीबायोटिक होती है, कहलाती है। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, केमिकल, बिल्कुल नहीं होगा इसका, ये क्या है, एक प्रिजर्वेटिव है बच्चों। स्ट्रेप्टोमाइसिन बिल्कुल सही होगा क्योंकि यही है बच्चों क्या, एंटीबायोटिक। STREPTOMYCIN, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अल्कोहल नहीं होंगे, ईस्ट भी नहीं होंगे, तो आंसर करेक्ट क्या होगा, 2, स्ट्रेप्टोमाइसिन। यहां तक लिख लिया बच्चों आपने। चलिए बी का 2। अब आते हैं सी पे। देखिए बच्चों अब आते हैं हम लोग सी में। कहा गया है कि कैरियर ऑफ मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोआ। तो पहला जैसे कि हमने बोला फीमेल, FEMALE, फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो, दूसरा बच्चों कॉकरोच, तीसरा हाउस फ्लाई, फिर है जैसे हमने बोल दिया बच्चों बटरफ्लाई, अब ध्यान दीजिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कैरियर ऑफ मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोआ, मतलब मलेरिया डिजीज जो होते हैं, मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोआ को कैरी करने वाले कैरियर। तो कैरियर क्या होते हैं, कोई इंसेक्ट यानी कीड़ा या कोई एनिमल हो सकते हैं जो कि इस मलेरिया काउजिंग प्रोटोजोआ को कैरी करते हैं फ्रॉम इन्फेक्टेड टू हेल्दी। तो कैरियर इनमें कौन कौन क्या होगा, मलेरिया का कैरियर होगा बच्चों फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। करेक्ट आंसर क्या होगा ये। कॉकरोच होंगे, नहीं होंगे बच्चों। हाउस फ्लाई नहीं होंगे, बटरफ्लाई बिल्कुल नहीं होंगे। करेक्ट आंसर इज फीमेल एनोफिल्स मॉस्किटो। मच्छर की वजह से होता है मलेरिया, तो मॉस्किटो क्या है, एज ए कैरियर काम करती है। चलिए क्लियर यहां तक। चलिए सी में, सी होगी अब डी। डी में ध्यान से देखिए बच्चों, डी है द मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, मोस्ट कॉमन कैरियर ऑफ कम्युनिकेबल डिजीजेस, यानी कि यहाँ जाना माना, बहुत ही जाना पहचाना कैरियर बताना है। मोस्ट कॉमन मतलब बहुत ही जाना माना कैरियर बताना है किसका, कम्युनिकेबल डिजीजेस। कई सारे कम्युनिकेबल डिजीज होती हैं, फैलते हैं। तो पहला जैसे कि हम बोलते हैं एंट, ANT, एंट,
दूसरा ले लेते हैं बच्चों हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई। तीसरा बटरफ्लाई, बटरफ्लाई। चौथा स्पाइडर, स्पाइडर। ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो करेक्ट आंसर क्या होगा उसमें टिक करना है। तो मोस्ट कॉमन कैरियर एंड नहीं होगा, हाउस फ्लाई। तो आंसर इज हाउस फ्लाई, क्योंकि हाउस फ्लाई बच्चों क्या है, हमने पढ़ा था 2 कैरियर होते हैं मोस्ट कॉमनली जाने माने, एक हाउस फ्लाई मक्खी और दूसरा मॉस्किटो मच्छर। क्लियर है? तो यहाँ क्या होगा, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, स्पाइडर नहीं होंगे। तो करेक्ट आंसर इज हाउस फ्लाई। चलिए, तो डी भी क्लियर है। अब आते हैं हम लोग ई पे। ई पे है द ब्रेड, BREAD, ब्रेड और इडली, इडली, इडली डफ राइजेस ड्यू टू। अब देखिए 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है HEAT, हीट। दूसरा ऑप्शन है बच्चों GRINDING, ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग मतलब पीसना। तीसरा बच्चों ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, ईस्ट सेल्स की ग्रोथ है ना, ईस्ट सेल्स की ग्रोथ। ईस्ट क्या होते हैं, एक फंगस का नाम है बच्चों। तो फंगस सेल्स की ग्रोथ है ना, रिप्रोडक्शन के जरिए। और चौथा हमने बोला नीडिंग, KNEADING, नीडिंग। तो पहला हीट नहीं होगा इसमें, क्योंकि देखिए ब्रेड जो है बच्चों, जितने भी ब्रेड बनते हैं या इडली, उसके लिए हम किसको यूज़ करते हैं, ईस्ट को, एक काइंड ऑफ फंगस। तो वो रिप्रोडक्शन करते हैं, उसकी अपनी ग्रोथ होती है, नंबर में इंक्रीज होते हैं। तो ईस्ट जैसे जितना ज़्यादा ईस्ट होगा बच्चों, ईस्ट के सेल्स, उतनी ही ज़्यादा रिस्पायरेशन में क्या होंगे, एनर्जी रिलीज होगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड। तो पचके हुए जो ब्रेड होंगे कंटेनर में, जैसे ये कंटेनर है ना, ये डफ है ना, ये ब्रेड का डफ है, ये BREAD, ब्रेड या इडली। तो जैसे ही सेल्स इंक्रीज होंगे तो रिस्पायरेशन होगा, क्योंकि एनर्जी चाहिए, तो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होंगे, अंदर में भर जाएंगे। इसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, आपने देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड धीरे धीरे बाहर भी आने की कोशिश करते हैं। तो जितना ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भरेगा बच्चों, तो ये क्या होगा, फूल जाएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्यों हुआ, ईस्ट सेल्स की ग्रोथ की वजह से। तो आंसर क्या होगा, ग्रोथ ऑफ ईस्ट सेल्स, ईस्ट सेल्स की ग्रोथ। क्लियर है बच्चों? चलिए, क्लियर है यहां तक? ई हो गया। अब आते हैं हम लोग एफ में। ब्रेड बच्चों कैसे फूला, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर भर गए। क्यों भरे, क्योंकि ईस्ट सेल्स ज्यादा ग्रो करने लगा, रिस्पायरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो गया। चल एफ, एफ, एफ में है बच्चों द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ सुगर इनटू अल्कोहल इज कॉल्ड, आप ध्यान दीजिए, इज कॉल्ड, CALLED, कॉल्ड। हमें बोला गया है क्वेश्चन में कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ शुगर इनटू अल्कोहल, मतलब शुगर से अल्कोहल जो बनाते हैं हम लोग, कन्वर्ट करते हैं, उस प्रोसेस का नाम क्या है, हमने पढ़ा था फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन में देखिए फर्मेंटेशन होगा। पहला है बच्चों
नाइट्रोजन फिक्सेशन, नाइट्रोजन फिक्सेशन, क्लियर है। चलिए दूसरा जैसे कि हमने बोला मोल्टिंग, MOULTING, मोल्टिंग। तीसरा देखिए फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। चौथा इन्फेक्शन, इन्फेक्शन। तो 4 ऑप्शन है, हमें क्या ढूंढना है, हमें अपना प्रोसेस का नाम देखना है। फर्मेंटेशन कहाँ पर है बच्चों, ये रहा, तो आंसर क्या हो गया, फर्मेंटेशन। क्लियर है। तो पहले बच्चों थोड़ा क्वेश्चन पढ़नी है, अच्छे से देखना है, हर एक वर्ड को देखना है कहाँ क्या है, जल्दी और स्पीड में नहीं भागना है, क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है पहले, फिर ऑप्शन को भी अच्छे से देख लेना है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं करना है। फर्मेंटेशन है तो आंसर है, लेकिन हम स्टार्ट से देखेंगे, नाइट्रोजन फिक्सेशन नहीं होगा, मॉल्टिंग नहीं होगा, फर्मेंटेशन बिल्कुल होगा, इन्फेक्शन नहीं होगा। क्लियर हो गया बच्चों। चलिए सेकंड नंबर क्लियर है। अब आते हैं हम लोग मैच द कॉलम्स में। चलिए मैच द कॉलम्स। तीसरा है कि मैच, MATCH, मैच द ऑर्गेनिजम्स इन कॉलम A with their action in कॉलम B। तो A है बच्चों इधर, और यहाँ पर B लिखा मैंने, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे बच्चों ऑर्गेनिज्म की नाम। A से पहला है बैक्टीरिया, क्लियर है, बैक्टीरिया। B में दिया है राइजोबियम, C में दिया है लैक्टोबैसिलस, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का नाम है बच्चों, राइजोबियम बैक्टीरिया का नाम है। डी में दिया है प्रोटोजोआ, ई में दिया है वायरस। क्लियर है। तो बैक्टीरिया, राइजोबियम, लैक्टोबैसिलस, प्रोटोजोआ और वायरस, ये हमारा ऑर्गेनिजम्स का नाम है, ऑर्गेनिज्म। क्लियर है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसमें, कॉलम ए में। तो इसको मैच करना है विद दियर एक्शन, मतलब इनके काम बताए गए हैं किधर, बी में। तो हमें क्रॉस नहीं करना है, इसको ऐसे और ऐसे नहीं मिलाना है। कैसे बनाना है बच्चों, हमने सीखा है सामने सामने। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, काउजिंग, आंसर होगा कोलेरा, कोलेरा, कोलेरा। राइजोबियम, राइजोबियम में क्या होगा, फिक्सिंग, फिक्सिंग नाइट्रोजन। लैक्टोबैसिलस क्या होगा बच्चों, लैक्टोबैसिलस सेटिंग ऑफ, सेटिंग ऑफ कार्ड, CURD, कार्ड। फिर बच्चों यहाँ पर ना एक और होगा, जैसे हमने बोला ईस्ट, डी में YEAST, ईस्ट। तो ईस्ट का क्या होगा, बेकिंग ऑफ ब्रेड, ब्रेड, BREAD, ब्रेड। फिर ई में प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ क्या होगा बच्चों, काउजिंग, CAUSING, काउजिंग मलेरिया। क्लियर है, मलेरिया। इसको मिटा दूं मैं,
तो देखिए राइजो बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, कोलेरा डिजीज को देते हैं। राइजोबियम से क्या होता है, फिक्सिंग नाइट्रोजन फिक्स होता है। लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं, कर्ड को सेट करते हैं, कर्ड को सेट करते हैं, कर्ड दही बनाने के लिए। ईस्ट क्या करते हैं बच्चों, ब्रेड में यूज होता है, ब्रेड बनाने के लिए। प्रोटोजोआ का यूज क्या है, मलेरिया, मलेरिया का क्या है, प्रोटोजोआ मलेरिया डिजीज को देते हैं। एफ में लिखिएगा वायरस, तो वायरस के सामने लिखिएगा काउजिंग, CAUSING, काउजिंग, AIDS, एड्स। इसमें इसी में एक और लिखिएगा प्रोड्यूसिंग, प्रोड्यूसिंग एंटी बॉडीज, क्या होगा, एंटी बॉडीज। तो ये रहा बच्चों आपकी मैच द कॉलम्स को इसी तरीके से लिखना है। इसमें क्या होगा, डबल होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। क्लियर है बच्चों, ये भी और ये भी, दोनों वायरस के हैं। यहाँ तक क्लियर है बच्चों, नोट कर लिया बच्चों। चलिए तो तीसरा हो गया, अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन आंसर पे। जब भी आप स्क्रीन पर हो बच्चों, तो स्क्रीन पर हो तो क्या करना चाहिए, बार बार अपनी आई सिलेरी मसल्स को एक्सरसाइज करनी चाहिए इस प्रकार। क्लियर है, इससे क्या होगा, जब आप स्क्रीन पर वीडियोस लेक्चर देखते हो तो उससे आपका आपकी जो आई है वो मसल्स रिलैक्स होगी। क्लियर है, इससे आपको नींद भी नहीं आएगी। और बच्चों ध्यान दीजिए, अभी ठंड का मौसम है तो अभी टोपी, जैकेट्स, सारी जितनी भी स्वेटर है इन सब का यूज किया कीजिए। ठीक है, विंटर सीजन में इन सब का यूज नहीं करेंगे तो कब करेंगे। चौथा, कैन माइक्रो organisms be seen, SEEN, seen with naked eyes, naked eyes, question mark, फिर आगे if not, comma, how can they be seen, how can they be seen, question mark। चौथा क्वेश्चन बोल रहा है बच्चों कि कैन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बी सीन विथ नेकेड आइज, क्या माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम अपनी खुली आंखों से, नंगी आंखों से देख सकते हैं, क्वेश्चन मार्क। इफ नॉट, यदि नहीं, अगर आपका आंसर है नहीं, हाउ कैन दे बी सीन, तो इसको हम कैसे देख सकते हैं, सभी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे देख सकते हैं। आंसर लिखिएगा बच्चों कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स are extremely small, so cannot be seen with naked eyes, comma, but they can only be seen with the help of a माइक्रोस्कोप। हमने बोला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर एक्सट्रीमली, EXTREMELY, एक्सट्रीमली मतलब बहुत ही, अत्यधिक, स्मॉल बहुत ही छोटा होता है बच्चों, बहुत ही छोटा होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सो इसीलिए कैन नॉट बी सीन विथ नेकेड आइज, इसीलिए हम अपनी खुली आंखों से इसे नहीं देख सकते हैं। नेकेड आइज मतलब खुली आंखों से, जैसे हम सभी आसपास में देख सकते हैं बैक्टीरिया है क्या, नहीं देख सकते हैं। बट दे कैन ओनली बी सीन विथ द हेल्प ऑफ ए माइक्रोस्कोप, लेकिन इसको केवल हम
माइक्रोस्कोप की मदद से ही देख सकते हैं। तो माइक्रोस्कोप बच्चों आपके स्कूल की लेबोरेटरी, साइंस लेबोरेटरी में होंगी, उसकी मदद से हम क्या करते हैं, किसी भी छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देख पाते हैं। चलिए, माइक्रोस्कोप। तो चौथा का आंसर ये रहा। यहां तक क्लियर है बच्चों? चलिए अब आते हैं हम लोग पांचवा क्वेश्चन में। पांचवा क्वेश्चन है कि नेम या लिखिए, पांचवा क्वेश्चन में बोल रहे हैं, क्या बोला है, व्हाट आर द मेजर MAJOR मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो organisms। What are the major groups of microorganism? माइक्रोऑर्गेनिज्म की मेजर ग्रुप्स कौन कौन सी होती है? तो चलिए इसका आंसर लिखते हैं हम लोग। यहाँ लिखना है बच्चों, द मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रो organisms, the major groups of microorganisms। हाइफन दीजिएगा बच्चों, लिखिएगा यहाँ पे। पहला बैक्टीरिया, BACTERIA बैक्टीरिया। दूसरा वायरसेस। तीसरा प्रोटोजोआ, क्लियर है। चौथा फंजाई, और पांचवा एल्गी, ALGAE एल्गी। तो देयर आर 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। माइक्रोऑर्गेनिज्म की 5 मेजर ग्रुप है, हमने पढ़ा है, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई और एल्गी। तो यही है 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म। और ये रहा बच्चों आंसर फिफ्थ क्वेश्चन का ये आंसर। चलिए क्लियर है। किसी चीज को आप बच्चों जब अंडरलाइन करते हो, वो क्या होता है, वो मेन पॉइंट हो जाता है बच्चों। उससे पता चलता है कि आप चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे हो, कंसेप्चुअल आपका क्लियर है। तो जब भी आप कहीं आंसर दे सकते हैं, तो आंसर लिखते हैं तो आप इस प्रकार से अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरसेस, प्रोटोजोआ, फंजाई, एल्गी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 नंबर। देखिए क्वेश्चन कैसे रिलेट कर रहा है। यहां पर पूछा गया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। 6th में पूछा गया है नेम द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। 6 नंबर, सिक्स नंबर बच्चों कि नेम द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन gas in the
सॉइल, फुल स्टॉप। कभी कभी क्वेश्चन, ये जरूरी नहीं बच्चों कि वो क्वेश्चन मार्क रहे तो ही वो क्वेश्चन है। अब जैसे ये क्वेश्चन 6 नंबर का, देखिए लास्ट में फुल स्टॉप है, यहाँ पर इस तरह से क्वेश्चन मार्क नहीं है लास्ट में, तो क्या है वहाँ पर बच्चों, फुल स्टॉप। इसका मतलब कि क्वेश्चन इस तरह से भी पूछ सकता है कि नेम यानी नाम बताना है आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म के, जो अभी हमने 5 मेजर ग्रुप देखा, विच कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस इन द सॉइल। सॉइल में जो नाइट्रोजन, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को फिक्स करते हैं, तो कौन होगा बच्चों, बैक्टीरिया। अब हमने पढ़ा है कौन सा बैक्टीरिया, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो आंसर क्या होगा इसका, राइजोबियम बैक्टीरिया। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कौन होगा, राइजोबियम बैक्टीरिया। क्लियर बच्चों, यही इसका आंसर है। चलिए, तो अब हम एकदम अच्छे से बच्चों अब तैयार हो जाना है थोड़े लंबे लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। 7th नंबर क्वेश्चन में हम आते हैं। नोट कर लिया आपने ये, चलिए लिख लिया बच्चों। हम आते हैं हम लोग 7th नंबर। दिल को थाम के बैठना है। अब आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th नंबर। राइट, राइट मतलब लिखना है 10 लाइन्स ऑन द यूज UFULNESS usefulness of microorganisms in our lives। तो हमें 10 लाइन लिखनी है किसमें बच्चों, यूजफुलनेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हमारे लाइफ में जो बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी नाम को लिखना है। तो चलिए उस पर 10 लाइन लिखनी है। क्वेश्चन क्लियर है, देखिए यहाँ पे बच्चों फुल स्टॉप है। क्वेश्चन क्लियर है यहाँ तक, तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए इसका आंसर हम लिखते हैं अब। तो 10 लाइन लिखनी है हमें, 10 लाइन्स लिखनी है किस पर, यूजफुलनेस मतलब अच्छे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमारे लिए लाभदायक हो, यूजफुलनेस लिखना है। क्लियर है, तो मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए फ्रेंड, ये हमारे दोस्त के लिए काम करते हैं, तो कैसे काम करते हैं। चलिए इसका आंसर थोड़ा लंबा है बच्चों, 10 लाइन्स का है, तो हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे रफ कर देते हैं। रफ करने के बाद अब हम इसका आंसर देंगे, ANS आंसर। तो लिखिएगा पहला A1 लिख करके कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन कर्ड are used in making curd and bread, BREAD, ब्रेड, फुल स्टॉप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम लोग कहाँ यूज करते हैं, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड इन मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड, दही और ब्रेड बनाने के लिए, जैसे लैक्टोबैसिलस, ईस्ट। दूसरा THEY, हमने माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जगह क्या लिख लिया, दे प्रोनाउन यूज किया। दे आर यूज्ड इन द अल्कोहल, इन अल्कोहल एंड WINE वाइन प्रोडक्शन, फुल स्टॉप। कि दे आर यूज्ड इन अल्कोहल एंड वाइन प्रोडक्शन, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ करते हैं, अल्कोहल बनाने के लिए, जैसे ईस्ट फर्मेंटेशन और वाइन प्रोडक्शन में। क्लियर है। तीसरा इसका यूजफुलनेस है कि दे, THEY, दे
आर यूज्ड इन एसिटिक एसिड, इसको हम क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं, सिरका, एसिटिक एसिड फॉर्मेशन। तो दे आर यूज्ड इन एसिटिक एसिड फॉर्मेशन, एसिटिक एसिड के फॉर्मेशन में यूज करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। जैसे बच्चों एसिटिक एसिड से एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया, एसिटोबैक्टर बैक्टीरिया का यूज किए थे हमने एसिटिक एसिड फॉर्मेशन के लिए फ्रॉम अल्कोहल से। चौथा, दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ केक, केक्स, कई सारे केक खाते हैं हम लोग, तो केक को बनाने के लिए भी किसका यूज करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो चौथा में दे आर यूज्ड इन मेकिंग ऑफ केक्स। चारों क्लियर बच्चों, चारों लाइंस। चलिए चारों क्लियर है बच्चों, तो हमारे पास और कितना लिखना है, और हमें लिखना है 6। चलिए इसके आगे हम लिखेंगे, यहां तक नोट कर लिया। चलिए तो चौथा तक लिख लिया, अब हमने पांचवा लिखना है। पांचवा में लिखिए बच्चों, दे THEY दे आर यूज्ड इन पेस्ट्रीज, PASTRIES, पेस्ट्रीज फॉर्मेशन, दे आर यूज्ड इन पेस्ट्रीज फॉर्मेशन। तो पेस्ट्री जो खाते हैं हम लोग, पेस्ट्री जो खाते हैं, पेस्ट्री फॉर्मेशन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लियर है। सिक्स्थ में बच्चों THEY दे आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ एंटीबायोटिक्स और ड्रग्स। तो इसका इस्तेमाल हम कहाँ करते हैं, एंटीबायोटिक्स जैसे मेडिसिन को बनाने के लिए, उसकी तैयारी में, एंटीबायोटिक्स को तैयार करने में, और ड्रग्स को। चलिए सातवां यूज THEY दे आर यूज्ड in they are used to enhance fertility of soil। तो माइक्रोऑर्गेनिज्म का यूज कहाँ करते हैं, इनहेंस करने के लिए, क्या, सॉइल की फर्टिलिटी, ताकि मिट्टी में फर्टिलिटी रेट इंक्रीज हो, है ना। इनहेंस मतलब बढ़ाना, ताकि प्लांट अच्छे से ग्रो हो सके। चलिए आठवां बच्चों THEY दे आर यूज्ड इन इडलीज फॉर्मेशन। कहाँ इस्तेमाल करते हैं इसको, इडली के फॉर्मेशन में। इडली सब कोई खाते हैं, तो ईस्ट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज करते हैं हम लोग इडली के फॉर्मेशन में। आठवां तक नोट कर लिया आपने, लिख लिया। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है बच्चों, तो इसका आंसर भी इसी तरीके से है। चलिए तो 2 लाइन बचा हुआ है, 8 तक लिख लिया हमने। चलिए इसके आगे हम यहाँ लिखते हैं 9 and 10।
इसके आगे लिखना है आपको 9th में, दे आर यूज्ड इन रिवर्स, दे आर यूज्ड इन द नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं हम लोग? नाइट्रोजन के फिक्सेशन में। एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को नाइट्रोजन कंपाउंड में कन्वर्ट करना क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। 10वां, दे आर यूज्ड टू क्लीन द इन्वायरमेंट। इसका इस्तेमाल कहाँ करते हैं? इन्वायरमेंट को साफ सुथरा, साफ सफाई के लिए, क्लीन करने के लिए। कोमा दीजिएगा। दे डिकम्पोज, ये क्या करते हैं, कैसे क्लीन करते हैं इन्वायरमेंट को? तो दे डिकम्पोज, डिकम्पोज का मतलब क्या होता है? सड़ाना गलाना, कन्वर्ट करना। ऑर्गेनिक वेस्ट डेड प्लांट्स एंड animals into simple substances। फुल स्टॉप। लास्ट 10वां लाइन में हमने क्या बोला है कि दे आर यूज्ड टू क्लीन द एनवायरमेंट। क्लियर? ये एनवायरमेंट को क्लीन, साफ सुथरा करने में मदद करता है, इसका इस्तेमाल होता है। कैसे? तो कोमा दे डिकम्पोज ऑर्गेनिक वेस्ट ऑफ डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स इनटू सिंपल सब्सटेंसेस। मतलब कि कोई भी प्लांट एनिमल जो मरे गले हैं, है ना, सड़ गए हैं, कोई प्लांट पेड़ पौधे, है ना, मरे हुए प्लांट और पौधों से के जो ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं उनको क्या करता है? ये सिंपल सब्सटेंस में बदल देता है, मतलब डिकम्पोज करता है, सड़ाता गलाता है। क्लियर है? इससे क्या होगा बच्चों? आप सड़क में कहीं जाते हैं, कोई भी जैसे कि डॉग या कोई भी एनिमल बच्चों क्या होता है, जैसे मरे होते हैं तो कुछ दिन बाद बच्चों, कुछ सप्ताह बाद या कुछ महीने बाद क्या होता है? आफ्टर मंथ्स, 1 महीने बाद देखते होंगे वहाँ से गायब हो जाता है अपने आप, यदि कोई उसे साफ नहीं किया तो। इसका मतलब है कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म लग गए, अटैक किए, उसको क्या करिए? उसको डिकम्पोज किए हैं, किस में? सिंपल सब्सटेंस में, और वो वहीं उसी जमीन मिट्टी में मिल गया होगा। क्लियर है? चलिए, तो इस तरह से इन्वायरमेंट को क्लीन करने का भी काम करते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया? चलिए, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट, आखिरी क्वेश्चन हमारा, आखिरी नहीं बच्चों, 8वां क्वेश्चन। चलिए, देखिए बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर फ्रेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म की बात किया था, यहाँ पर हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या थी? लाभ, बेनिफिशियल थी। अब हम इसकी हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में लिखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां नंबर कि राइट ए शॉर्ट पैराग्राफ ऑन the harms caused by microorganisms फुल स्टॉप। क्वेश्चन बोल रहा है कि राइट, लिखना है एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है किस पर? तो ऑन द हार्म्स काउज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमें नुकसान पहुंचाते हैं, हार्म्स करते हैं,
तो उन पे एक शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है बच्चों? क्लियर है बच्चों? तो हम इसका अब क्या करेंगे, इसका हम लिखेंगे आंसर। तो हमें शॉर्ट पैराग्राफ लिखना है इस पर। चलिए, तो हम इसको आंसर लिखेंगे। यहां पर लिखिए बच्चों आंसर, हेडिंग बीच में एकदम एकदम मिडल में लगाइएगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म का। क्लियर है? मतलब आंसर दे करके आप क्या लिखेंगे, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसी को लिखना है हमें। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से द माइक्रो ऑर्गेनिज्म which causes disease called पैथोजीन। फुल स्टॉप। पैथोजीन causes diseases in HU, ध्यान से बच्चों, इन दे करके HUMAN, ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। क्लियर है? लाइक कोलेरा, कॉमन कोल्ड, फिर लेते हैं बच्चों हम लोग और कई सारी डिजीज, एड्स। क्लियर है बच्चों? फिर हम बात करते हैं एनिमल प्लांट की, रस्ट ऑफ वीट, सिट्रस कैंकर एंड फूट एंड माउथ डिजीज फुल स्टॉप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म also harm by spoiling the food materials। फुल स्टॉप। तो बच्चों यहां तक का आपका आंसर हुआ। कितना नंबर बच्चों? ये है 8 नंबर का। 8 नंबर का यहां तक का आपका आंसर है। क्या है? द माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच काउजेज डिजीज कॉल्ड पैथोजीन। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिजीज काउज करते हैं उसको हम पैथोजीन बोलते हैं। पैथोजीन काउज डिजीजेज इन ह्यूमन, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो पैथोजीन क्या करते हैं, बीमारियों को देते हैं किन में, इंसानों में, पेड़ पौधों प्लांट में, और एनिमल जानवरों में। लाइक हम उन डिजीज का नाम लिखे हैं बच्चों, कोलेरा, कॉमन कोल्ड, एड्स, रस्ट ऑफ व्हीट, ये किसकी डिजीज है, प्लांट की। सिट्रस कैंकर भी डिजीज है प्लांट की। एक और पढ़ा था बच्चों हम लोगों ने, क्या पढ़ा था, विंडी में जो डिजीज होती है बच्चों। फिर फूट एंड माउथ डिजीज। क्लियर है? फुल स्टॉप यहां तक। फिर आगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑल्सो हार्म बाय स्पॉइलिंग द फूड मटीरियल्स, जिसको हम लोगों ने क्या बोला था, फूड पॉइजनिंग, कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्म नुकसान पहुंचाते हैं। कैसे? फूड मटेरियल को स्पॉइल करके, स्पॉइलिंग मतलब खराब करके। तो ये क्या है बच्चों, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब
ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं, नुकसान लिखना था हमें। चलिए यहां तक क्लियर है बच्चे। अब आते हैं हम लोग, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस एनसीईआरटी की एक्सरसाइज की 9th नंबर। नोट कर लिया यहां तक आपने। चलिए चलिए तो लास्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग, 9th नंबर। व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? व्हाट आर एंटीबायोटिक्स? एंटीबायोटिक्स क्या है, पहला क्वेश्चन। इसी में दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट, क्या प्रिकॉशंस, PRE, प्री का मतलब होता है बच्चों पहले, CAUTIONS, प्रिकॉशंस, कॉशंस मतलब क्या होता है बच्चों, सावधानियां, मतलब हमें सावधानियां बरतनी है पहले, किसके पहले, प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन while, WHILE, while मतलब के दौरान, while taking एंटीबायोटिक्स। तो सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है कि व्हाट प्रिकॉशंस मस्ट बी टेकन while taking एंटीबायोटिक्स। तो एंटीबायोटिक्स क्या है और कौन कौन सी सावधानियां हमें अवश्य ही, या क्या, व्हाट है ना, तो क्या प्रिकॉशन, सावधानियां हमें अवश्य ही अपनानी चाहिए एंटीबायोटिक्स लेने से पहले, एंटीबायोटिक लेने के दौरान। चलिए तो इसको आंसर लिखेंगे हम कि द मेडिसिन्स, एंटीबायोटिक्स ऐसे लिखिए बच्चों कि पहला क्वेश्चन जवाब देंगे व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर द मेडिसिन्स, ये एक मेडिसिन है बच्चों, विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो देखिए एंटीबायोटिक्स एक मेडिसिन है, दवाई है, आर दी मेडिसिन्स विच स्टॉप्स द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म किसी भी डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को रोक देते हैं। तो डॉक्टर बच्चों जब कभी भी बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर साथ में क्या रहते हैं, एंटीबायोटिक्स। तो कोई भी बॉडी में यदि माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनकी ग्रोथ को क्या करेगा, रोक देगा। वैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो बीमारियों को देते हैं, जिनकी वजह से वो डिजीज हुआ है। चल अब हम एंटीबायोटिक जब लेते हैं तो हमें कौन कौन सी प्रिकॉशंस, मतलब सावधानियां अपनानी चाहिए। तो यहां लिखेंगे प्रिकॉशंस ऑफ एंटीबायोटिक्स, एंटीबायोटिक्स की सावधानियां। तो पहला लिखिएगा कि एंटीबायोटिक्स मस्ट बी, ऐसे लिखिए बच्चों, शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोज और एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, फुल स्टॉप, DOCTOR, डॉक्टर। तो हमने बोला बच्चों पहला जो प्रिकॉशंस है कि एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन इन प्रॉपर डोज, एंटीबायोटिक को हमें एक प्रॉपर डोज में लेनी चाहिए, या
एडवाइज्ड बाय और OR और एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर, और डॉक्टर की सलाह के द्वारा। क्लियर है? जब डॉक्टर सलाह दे, डॉक्टर से ही हमें एंटीबायोटिक्स प्रॉपर डोज में लेनी चाहिए। तो ये पहली सावधानी है, जब डॉक्टर दे तो ही लें और प्रॉपर डोज में लेने चाहिए। ये मिटा दो मैं, चलिए क्वेश्चन मिटा देता हूँ बच्चों। चलिए ये क्लियर है। दूसरा कि persons must complete full course of antibiotics prescribed by the doctor। देखिए दूसरा में बोला गया है कि जो पर्सन्स है, जो भी लोग एंटीबायोटिक लेते हैं, मस्ट कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक के बच्चों एक कोर्स दिया जाता है कि उसे कब तक चलानी है। तो पर्सन को, जो भी व्यक्ति को दिया गया, उसे कंप्लीट कोर्स पूरा करना होता है। मस्ट कंप्लीट फुल कोर्स ऑफ एंटीबायोटिक प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। जो भी पेशेंट है उनके डॉक्टर के द्वारा जो एंटीबायोटिक्स का फुल कोर्स दिया गया है उन्हें कंप्लीट करना बहुत ही आवश्यक है। ये लिख लिया बच्चों आपने, ये एंटीबायोटिक्स क्या है। चलिए लास्ट आखिरी प्रिकॉशंस लिखते हैं इसका, इसी के आगे, इसके बाद ये लिखिएगा, फिर इसके आगे। तीसरा कि एंटीबायोटिक्स should not be taken unnecessarily because they may kill useful, इसको मिटा दो बच्चों। चलिए यूजफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो तीसरा में प्रिकॉशंस बताया गया है, सावधानी क्या बरतनी चाहिए कि एंटीबायोटिक शुड नॉट बी टेकन, बी टेकन अननेसेसरीली, बिना वजह हमें एंटीबायोटिक नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज दे में किल यूजफुल बैक्टीरिया इन द बॉडी। तो हम यदि बिना वजह लेते हैं अननेसेसरली, तो ये बॉडी में जो यूजफुल, जो हमारे फ्रेंड जैसे, यानी जो दोस्त के जैसे बैक्टीरिया काम करते हैं, उनको भी ये मार देगा। क्लियर है? तो यूजफुल बैक्टीरिया को भी क्या करते हैं, ये मार देते हैं। किल द यूजफुल बैक्टीरिया। क्लियर यहाँ तक? तो ये थी बच्चों हमारी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज। हमने आज पूरे के पूरे क्वेश्चन को कंप्लीट किया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में विद न्यू चैप्टर 3 के साथ। तब तक बच्चों चैप्टर 2 जो आपने पढ़ा है उसको अच्छे से रिवाइज कीजिए, नोट्स को अच्छे से तैयार कीजिए, वीडियोस लेक्चर को बार बार पॉज करिए, इसके स्पीड को कम करके भी आप देख सकते हैं बच्चों। पूरी लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और नोट्स को अच्छे से याद कीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए बच्चों पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।